ओके, प्रीवियस सेशन पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया और उसमें मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, जो कि स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप था। सेकंड टाइप उसी के अंदर मौजूद था, जिसको हमने कहा था कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन ईजीएस्ट फॉर्म या ईजीएस्ट डेफिनेशन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ऑपरेटर, यानी जो चीज़ आपने अभी फंक्शंस पे अप्लाई किया है उसी चीज़ को आप ऑपरेटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू डू वेरियस ऑपरेशन, यानी आप एक ऑपरेटर को मल्टीपल फंक्शंस के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो वो ऑपरेटर ओवरलोड बन जाएगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल कैपेबिलिटीज टू C# ऑपरेटर्स व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, ये एडिशनल आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि उसके जरिए से आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकें। इट enables to make user defined implementation of various operation where one or both of the operands are of a user defined classes, यानी अगर यूजर डिफाइंड क्लासेस के जरिए से एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन मौजूद हैं तो ये आपको उन दोनों को कंबाइन करने की कैपेबिलिटीज़ देगा कि आप अलग अलग दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इसकी आसान से एग्जांपल ये कह सकते हैं कि 2 और 2 दोनों इंटीजर हैं, मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। Only the predefined set of C# operators can be overload, जो predefined ऑपरेटर्स हैं जो C# के अंदर मौजूद है, हम सिर्फ उन्हीं को ही ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने के बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये ओवरलोड किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ऑपरेटर ओवरलोड है। तो सबसे पहले मैं अपने मेन मेथड पे आता हूँ और console.writeLine लिखता हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया 2+2। ठीक है, जूम करते हैं। इसी तरह मैंने console.writeLine लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने फहद प्लस, ठीक है, और फिर एक और आगे प्लस साइन यूज़ किया और यहाँ लिख दिया मैंने हुसैन। ठीक है, तो दो आप देख रहे हो console.writeLine में मैंने ऑपरेशन यूज़ किए हैं अलग अलग, और दोनों में जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? प्लस एंड प्लस। कंट्रोल F5 करते हैं। आप देख रहे हो कि एक प्लस हम जानते हैं कि प्लस सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिक नंबर को ऐड करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फर्स्ट लाइन पे मैंने 2+2 लिखा है तो उसने क्या किया? न्यूमेरिक फॉर्म को ऐड किया। लेकिन जब मैंने वही चीज़ स्ट्रिंग के दरमियान यूज़ की तो उसने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी ज्वाइन कर दिया। तो इस दोनों ऑपरेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर प्लस एक ओवरलोड ऑपरेटर है, यानी उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो एक से ज़्यादा ऑपरेशन को उसी साइन के ज़रिए से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी एग्जाम्पल थी। अब प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को समझने के लिए क्या मैं इसी प्लस साइन को यूज़ करते हुए 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी ऐड कर सकता हूँ? यानी क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास का नाम है obj1 और एक क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है obj2, क्योंकि वो बनी हुई नहीं है इस वक्त तो ये एरर शो कर रही है। तो क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐड होगी और एक तीसरी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैं समझता हूँ कि उसका नाम है obj, ये नाम है उसका। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 नए काम हो गए ना, 2 and 2 4, फहद हुसैन कॉन्कैटिनेट हो गए, ज्वाइन हो गए, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के बाद एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस साइन को यूज करते हुए। लिहाजा इन तीनों को कमेंट करते हैं और अब हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरह से मैं ऑपरेटर ओवरलोड कर सकता हूँ। लिहाजा एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रखते हैं हम emp। ठीक है, एम्प्लॉय लिखने के बाद मैंने 2 वेरिएबल बनाना है। ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक इंटीजर id और इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, और इसी तरह पब्लिक स्ट्रिंग नेम और इसको भी मैंने असाइन कर दिया फहद। ठीक है, वैल्यू असाइन कर दी मैंने यहाँ पर फहद, बल्कि अभी हम इसको एम्प्टी रखते हैं क्योंकि असाइन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करते वक्त दूंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, अब यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमें एक मेथड बनाना है। ठीक है, मेथड बनाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक, क्लास का नाम ऑपरेटर प्लस साइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, आई एम श्योर कि अभी ये बात समझने में काफ़ी मुश्किलात है कि मैंने ये क्या काम किया और कैसे लिखा है। पहले हम लिखते हैं और उसके बाद को समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जो पैरामीटर इस्तेमाल होगा वो हमारे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका नाम होगा obj1, फिर एक और बनेगा उसका नाम होगा obj2 और ये उसकी बॉडी हो गई।
अब यहाँ पे समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। देखो यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है जो कि किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है, और जहाँ पर मैं वॉइड लिखा करता था ना रिटर्न टाइप, वहाँ पर मैंने अपने क्लास का नाम रख दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मुझे मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। पहले वो एक वैल्यू रिटर्न करके देता था या वॉइड से नो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता था, अब ये एक्चुअली एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और इसके पैरामीटर में मैं अपनी उसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, ये मेन मेथड में जाकर बनाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि यूनिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐड होगी, obj1 की और obj2 की। लिहाजा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर emp obj3 इक्वल टू न्यू emp स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज टर्मिनेट। नीचे आते हैं, मैंने यहाँ लिखा obj3 डॉट, तो ये जो डॉट से वैल्यू आ रही है आईडी एंड नेम, ये मेरे वही मेंबर्स हैं जो कि EMP के अंदर मौजूद हैं। मैंने इस मेंबर को obj1 डॉट id प्लस obj2 डॉट id, तो ये क्या हुआ, obj1 की जो वैल्यू होगी वो और obj2 की जो वैल्यू होगी, यानी दोनों की अलग अलग आईडीज लेने के बाद वो ऐड होने के बाद obj3 में डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर इसी तरह मैंने कहा obj3 डॉट नेम इक्वल टू obj1 डॉट नेम प्लस obj2 डॉट नेम। तीनों वैल्यूज यहाँ दोनों जो पैरामीटर्स हैं दोनों आ गए, और मैं फाइनली रिटर्न किसे करा दूंगा, उस ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप मैंने क्लास लिखा हुआ और क्लास के हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न होती है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj3, मैंने इसे रिटर्न करा दिया और टर्मिनेट कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है और इस मेथड के अंदर मैंने प्लस साइन यानी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, ठीक है, अपने मकसद के लिए कि एक्चुअली इस प्लस साइन को हम कहाँ कहाँ किस तरह से ओवरलोड करके इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ ये और ये, लिहाजा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम मेन मेथड पे आएंगे, obj1 इक्वल टू न्यू emp स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ लिखता हूँ obj1 डॉट id की वैल्यू, तो id की वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल मैंने 2 और obj1 डॉट नेम दे दिया मैंने फहद, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने ऊपर सेपरेटली यहाँ पर लिख के दिखाया था ना आपको 2 and 2 4 डिस्प्ले हो रहा था। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज दे दी, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसे क्या कर दूंगा 2, सॉरी दोनों वैल्यूज यहां पर आ गई। यहां पर नाम चेंज कर लेते हैं हुसैन। अब फाइनली मुझे क्या करने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट 3 बनाना है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट 3 करने के लिए इसी लाइन को कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट करता हूं और यहां लिखता हूं 3। एक्चुअली 3 के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ दोनों को क्या कराना था, ऐड करवाना था ना। तो मैंने लिखा obj3 इक्वल टू obj1 प्लस obj2, ये काम हो गया हमारा। अब हम इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैंने कहा obj3 डॉट id, तो अब id क्या हो चुकी होंगी, ये id और ये id आपस में क्या हो चुकी होंगी, ऐड। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने अपने फंक्शन में किसको ओवरलोड किया हुआ है, प्लस को, और यही प्लस यहां पर इस्तेमाल किया जा चुका है। तो इस प्लस के अंदर इसे ये बताया जा रहा है कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट की जो अलग अलग वैल्यूज को obj के अंदर क्या करके लेकर आना है, ऐड करके लेकर आना है। और इसी के अंदर बताया गया है कि नेम के अंदर जो जो चीजें हैं उन्हें प्लस करके लेकर आना है, और प्लस की डेफिनेशन कॉन्कैटिनेशन होगी। जब ये काम हो जाए तो इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो obj3 जो रिटर्न हुआ है यहाँ पर मैंने बता दिया भाई इन दोनों को प्लस करना है। अब जब मैं obj3 से id कॉल करूंगा तो ये और ये वैल्यू आपस में ऐड होकर डिस्प्ले होनी चाहिए। लिहाजा जिस तरह से मैंने यहाँ पर इनको किया है, अब मैं id की जगह क्या लिख दूंगा, नेम, दैट्स इट। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल F5 से एंड लेट्स सी। आप देख रहे हो क्या प्रिंट हो रहा है, 4, 2 and 2 4 हो गए, और फाद के साथ एक जगह मैंने फाद लिखा हुआ है, एक जगह हुसैन लिखा हुआ है। तो कॉन्कैटिनेशन की जगह से वो क्या हो गया, दोनों कॉन्कैटिनेट होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो ओवरऑल हमने इस सेशन के अंदर ऑपरेटर ओवरलोड के अंदर ये देखा कि जिस तरह से आप एक फंक्शन को ओवरलोड करते हो जो आप अपनी मशीन पे बनाते हो, और वो
ऑपरेटर्स जो आपको बिल्टन तौर पर मिलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उसे भी ओवरलोड कर सकते हैं, यानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है कि आप स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी कंबाइन करवा सकते हो और 2 न्यूमेरिक नंबर को भी ऐड करवा सकते हो। लिहाजा ये वो तरीका है कि आप अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, जो मैंने यहाँ पर ओवरलोड किया, और इसी ओवरलोड फंक्शन ऑपरेटर को हमने यहाँ यूज़ करते हुए 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को ऐड करवाया और उसे डिस्प्ले करवा लिया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो कुछ थ्योरेटिकली चीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं और वो कौन से ऑपरेटर हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओवरलोडेबल एंड नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स, द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द ओवरलोडेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर्स इन C#। तो ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ऑपरेटर्स मौजूद हैं। यूनरी ऑपरेटर टेक्स 1 ऑपरेंड्स एंड कैन बी ओवरलोड, ये तमाम ऑपरेट एक ऑपरेंड लेने के बाद क्या हो सकते हैं, ओवरलोड हो सकते हैं। इसी तरह ये भी ओवरलोड हो सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेट हो सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, कैन नॉट बी ओवरलोड डायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। अक्सर ये भी इंटरव्यू में या MCQs बिहाफ पे ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। इसी तरह से जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं ये भी ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि में 2 ऑपरेशन एक साथ कंबाइन हो रहे होते हैं। और इसी तरह से ये जो ऑपरेटर हैं जो कि न्यू और रिजर्व वर्ड के साथ होते हैं, साइज ऑफ, टाइप ऑफ, जो हमने मालूम भी किया है, इनके साथ भी ऑपरेशन ये ओवरलोड का ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी 1, 2, 3 ये वो तमाम है जिन पे ऑपरेशन नहीं होते हैं, और ये जो टॉप के 1, 2, 3 हैं इन पर हम ओवरलोड यानी ऑपरेटर ओवरलोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है।